हेलो एवरीवन। नेक्स्ट थ्योरी है एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। ये वैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि पीएनसी में जो हम लोग एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करते थे, कैसे होता था कि अगर जैसे दो तरीका कोई भी हम लोग फाइंड करते थे, अगर कोई भी चीज़ को दो तरह से कर सकते थे, ठीक है, और वो आपस में इंडिपेंडेंट होता था, ठीक है। अगर आपस में एक चीज़ को दो तरीक़ा से कर सकते हैं और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होता था, ठीक है, तो दोनों चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे कि ओवरऑल कोई भी काम करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल एक लिए थे, जैसे ए से बी तक जाना है और बी से सी तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना भी तरीका है, ये एक तरह से क्या है, ये यहाँ से ये वाला रोड अगर चूज करे तो ये वाला चूज नहीं कर सकता है, अगर ये वाला करे तो ये दोनों चूज नहीं कर सकता है। तो ये जो आपस में ए से बी जाने का जो तरीका है, ये तीनों तरीका एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक हो रहा है तो दूसरे नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता तो हम लोग ऐड करते थे टोटल नंबर ऑफ वे ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है। बट जैसे बी से सी तक के लिए भी कुछ तरीका है, तो यहाँ से दो तरीका है, यहाँ से तीन है, और बी से सी तक के लिए दो तरीका है। तो अगर हम लोग को ए से सी तक जाना होता था, ठीक है, तो ए से बी तक गए एक इवेंट हो गया, बी से सी तक गए ये दूसरा इवेंट हो गया। तो ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ से कौन सा पाथ फॉलो करके बी तक गया, बी से सी तक जाने के लिए कोई मतलब नहीं है कौन सा पाथ पीछे फॉलो किया होगा या आगे पीछे को अभी कौन सा किया और आगे कौन सा करेगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इंडिपेंडेंट होता था, तो ए से बी तक जाने के लिए टोटल कितना तरीका हो जाता था, इनटू कर देते थे हम लोग, ठीक है। ऐसे भी यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि एक का आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देख चुके हैं क्या है कि वो पहले देखते, पहले एडिशन रूल देख लेते हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, और जैसे दो इवेंट है ए और बी और दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला पाथ फॉलो करे, ये वाला पाथ करे, ये वाला पाथ करे, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग जैसे पी ए यूनियन, ये और मतलब यूनियन होता है बी, तो ये क्या होता था, पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था, ये हम लोग को पता है। पर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर दो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है, तो दोनों का ए और बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अगर दिया रहे तो दोनों का इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी को हम लोग सम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुके हैं कि जब भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है, या अगर इक्वली लाइकली नहीं होता है इवेंट, दो केसेस में ऐसे अगर इक्वली लाइकली नहीं होता है तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो जो प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल था हम लोग वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक एक इवेंट का या एक एक आउटकम का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के सब जो भी फेवरेबल कंडीशन है सबको ऐड करके निकाल लेते थे, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ दो इवेंट का एग्जांपल लिए, यहाँ तीन चार कितना भी हो सकता है, अगर सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कितना भी होगा, ठीक है, अगर सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन वाला कुछ आएगा नहीं, तो सिंपल सबका ऐड कर दो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे समझना है कि ये क्वेश्चन किसका है, ठीक है। लेट टू फेयर कॉइन आर टॉस्ड, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर ऑन द फर्स्ट एंड ऑन द सेकेंड, और है, ठीक है। फर्स्ट जो कॉइन को टॉस किए हैं उस पे हेड आए या तो सेकेंड में आए। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग हर चीज़ को मैथमेटिकली केवल नहीं सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि ये इवेंट सबसे पहले पूछा क्या है, और उससे भी पहले ये सब का निकाल लो कि क्या है। हेड अकर ऑन द फर्स्ट, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, हर एक कॉइन में हेड अकर ऑन द फर्स्ट का क्या होगा 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन द सेकेंड में हो
इसका क्या होगा, इसका भी 1/2 होगा। और फर्स्ट में हेड हो और सेकंड में हेड हो, ये दोनों कैसे रिलेटेड है? मतलब फर्स्ट में हेड हो रहा है तो सेकंड में क्या उसको एक्सक्लूड कर दे रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है दोनों। ठीक है, तो क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? पहले बार उछाल रहे सिक्का को, उस पर कुछ भी आ रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, वो दूसरे सिक्के में कोई भी इफेक्ट डालेगा क्या? कि पहला वाला में अगर हेड आ गया तो दूसरा वाला में उससे कुछ इफेक्ट पड़ जाए कि वहाँ कुछ और आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये पहला कॉइन में हेड आए, दूसरा कॉइन में हेड आए या टेल आए, जो भी आए, ये दोनों इवेंट अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। पहले में क्या आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, दोनों डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आता है तो तुरंत एक बार में निकाल लोगे। जैसे इसको E1 मान लेते हैं और इसको E2 मान लेते हैं, तो E1 और E2 निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या माने, हेड अकर ऑन द फर्स्ट, ये सब लिख लेना। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी E2 माने हेड अकर ऑन द सेकेंड, तो E1 प्लस E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं तो ये वाला पार्ट जीरो होगा नहीं, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता है तो क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं दोनों का आपस का प्रोबेबिलिटी। ये तो पहले भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 माइनस ये दोनों का प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर ऐसा देता कि एक हेड को टॉस कर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाइस को रोल्ड कर रहे हैं, एक इवेंट है हेड को टॉस करना, मतलब कॉइन को टॉस करना, और दूसरा इवेंट है डाइस को रोल करना, तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। एक देखो, एक ही कॉइन को दो बार उछाल रहे हैं, ये भी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाइस को रोल कर रहे हैं, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरे को वो नहीं होने देगा। ठीक है, एक दूसरे को एक्सक्लूड कर देता है, नाम से ही समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हम लोग इसको पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी, इसका वैल्यू क्या होता था, गिवन डेट बी मतलब बी जो है सैंपल स्पेस बन जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो नीचे होगा, अब बी अब सैंपल स्पेस बन गया, उस स्पेस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। मतलब बी सैंपल स्पेस है, उस स्पेस से ए जो है कितना पार्ट को कवर कर रहा है। तो क्या होता था, जो ए है वो किस बी के साथ इंटरसेक्शन कितना है उतना ही पार्ट कवर करेगा, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये सब भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना होता है हम लोग को अगर। ठीक है, तो क्या है, ये ए और बी, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डेट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी, ए फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, बी सेकंड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड गिवन डेट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर अब इंडिपेंडेंट हो गया, मान लेते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है तो ये भी देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बी हो जाए या ए हो जाए, उससे बी या ए को कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला जो है, ये सब जो दोनों टर्म है, ये क्या हो जाता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर, बी हो जाए नहीं हो जाए ए को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, एक दोनों को सिंपल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक जगह रिवाइज हो जा रहा है। अब ऐसे ही 3-4 इवेंट है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए नहीं मानते, E1 E2 E3 ऐसे करके बहुत सारे
अगर इवेंट दे दिया है तो क्या होगा, अभी इंडिपेंडेंट नहीं मान रहे हम लोग, ठीक है। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला E1 मान लेते हैं, देन फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड वाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो चुका है, E1, E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब E1 और E2 दोनों हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्या हो चुका है, गिवन दैट E1 क्या क्या हो चुका है, E1 एंड E2, एंड मतलब इंटरसेक्शन, E1 एंड E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ऐसे ही अब ये तीनों हो गया तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड फोर्थ वाला E4 क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ में ये फिर से अगर इंडिपेंडेंट हो गया, E1 E2 E3 जितना भी इवेंट है अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, ये सब सिंपल E1 E2 E3 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ऐसे करके जितना भी है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना भी है, 2 इवेंट है या 3 इवेंट है 4 इवेंट है, सबके लिए हम लोग ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया अगर तो हम लोग सिंपल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इवेंट हो 3 इवेंट हो कितना भी हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेकअप एट टाइम, कोई भी एक लड़का है वो सही टाइम पे जागने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद वो स्कूल सही टाइम पे पहुंच जाए उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। पहले उठने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, अब उठ के स्कूल पहुंच जाए सही टाइम पे उसका इतना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट रीचेज स्कूल एट टाइम, वो उसको स्कूल टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वेकअप, ठीक है, एंड फिर रीच होगा स्कूल, रीच होगा टाइम पे, रीच एट टाइम, ये दोनों इवेंट होना पड़ेगा। तो एंड पहले उठे, ठीक है, और पहले उठे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल W लिख देते हैं, ठीक है। अब उठ गया, ठीक है, उठने के बाद टाइम पे पहुंच जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखें, R लिख देते हैं, रीचिंग, ठीक है। कब, जब उठ गया, तो ये दोनों चाहिए हम लोग को, यही चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूल टाइम पे पहुंच जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी इतना होगा, तो ये दिया हुआ है दोनों, उठने का प्रोबेबिलिटी 1/3 0.3 दिया हुआ है, और उठने के बाद टाइम पे पहुंच जाए उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/20 स्कूल टाइम पे पहुंच जाए, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 2 कार्ड आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों में ध्यान देना है, अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम नहीं करता और सिंपल लगेगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम करता है, क्योंकि अगर हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़ को तो एक तरह से सैम्पल स्पेस बार बार चेंज हो रहा है ना, सैम्पल स्पेस अगर चेंज नहीं होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, 2 कार्ड को उठा रहे हैं 1 by 1, जैसे पहला कार्ड को उठाए, ठीक है, उसको साइड में रख दिए, अब दूसरा कार्ड को उठाएंगे तो सैम्पल स्पेस चेंज हो चुका होगा, तो अगर सैम्पल स्पेस एक तरह से कम हो गया, ठीक है, तो दूसरे चीज़ का आने का प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, ठीक है, पहला किंग हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोला, ए एंड बी मान लेते हैं, ए जो है इसको इवेंट मानते हैं कि फर्स्ट कार्ड इज क्या बोला है, किंग, ठीक है, और बी जो है ये क्या है, सेकेंड कार्ड इज एस, ठीक है। तो ये दोनों फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड कार्ड इज एस निकालने बोला है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट वाला, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाला गिवन दैट फर्स्ट वाला हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट कार्ड इज किंग, तो टोटल 52 कार्ड है, उस पे से किंग कितना है, 4 होता है, तो टोटल उसका फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट 4 है और टोटल 52 है, ठीक है। अब किंग को निकाल लिए, किंग हैज़ फर्स्ट वाला हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो किंग को निकाल के फेंक दिए, अब टोटल कार्ड मेरे पास 51 कार्ड बचा है,
उस पे से एस को निकालना है। एस कितना होता है, ये भी 4 होता है, लेकिन अब सैंपल स्पेस 51 हो गया 52 की जगह पे। यही तो इसके चलते इफेक्ट हुआ ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे विथ रिप्लेसमेंट देता तो यहाँ भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला कार्ड हो चुका क्या हुआ है, सो क्या हुआ है क्या हुआ कुछ भी फ़र्क नहीं, यहाँ भी 52 ही होता। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए डाई इज रोल्ड, इवेंट ए बोलते हैं आउटकम इज़ 4। ठीक है, एक डाई को रोल किया और आउटकम इज़ 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, आउटकम 4 है, केवल एक ही इवेंट है, तो फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 6 होता है, 6 रोल डाइज में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया है कि एक कॉइन को टॉस किया एंड इवेंट बी जो है आउटकम इज टेल, टेल हो या हेड हो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/2, तो बी का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ए का 1/6 है। अब ये बताओ कि इवेंट ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, क्या है बताओ। इक्वली लाइकली मतलब इक्वी प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट ए जो है, अगर इवेंट ए हो रहा है तो क्या टॉस हम लोग को, अगर आउटकम 4 आ गया तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग को कॉइन को उछालना ही नहीं देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है और इवेंट बी में क्या आ रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो पूछा है देखते हैं, ए अकर बट नॉट बी, क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ये पूछा हुआ ए एंड बी बार। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो एक चीज़ हम लोग नोट करके लिखवाए थे कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो जितना भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है, ए बी बार ए बार, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर एंड कर रहे हैं तो सिंपल इनटू कर दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना है, बी दिया हुआ इतना, तो बी बार 1 - 1/2, तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो 1/12। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर, एटलीस्ट वन ऑफ बी, ए और बी अकर मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज भी लिखा चुके थे, ए और बी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, ये 1/2 और यहाँ पे 1/6 इंटू 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 माइनस 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 2 3 7, 7/12। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज समझना है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर, कम से कम एक होना चाहिए, तो ए हो जाए चलेगा, बी हो जाए चलेगा, दोनों हो जाए चलेगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट। एक चीज़ तो हम लोग अभी देखें ना कि 4-5 चीज़ें हो रहा है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, तो सीरीज ऑफ इवेंट में पहला इवेंट क्या हो रहा है, सेकेंड इवेंट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। सेमी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 कार्ड निकाल रहा है 2 की जगह पे। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कार्ड इज एस, ठीक है, सेकेंड कार्ड इज एस एंड थर्ड कार्ड इज किंग। मतलब ए है, पहला ए है, दूसरा भी ए है और थर्ड इज किंग। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है तो निकाल लो। ये सबसे पहली बात, ये सब क्या है, एंड है। ठीक है, पहला ए है, दूसरा ए है एंड तीसरा के, ये निकालने बोला हम लोग को। तो क्या होगा, सबसे पहली बात 3 कार्ड, ये भी हम लोग समझ में आ चुका है पहले ही कि पहला कार्ड में क्या निकाले, दूसरे कार्ड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहला कार्ड से इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, पहला कार्ड दूसरा कार्ड में क्या निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, रिप्लेस नहीं करें तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। क्या होगा, जैसे ये A1, इसको ना हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, A1 A2 और K, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पहला निकाल लिए, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाला A2 गिवन दैट A1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। फिर तीसरा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब जो पहला कार्ड है वो एस होना चाहिए, तो एस 4 होता है टोटल, 4 में से 52। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए कंडीशनल लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट इनटू हो जाता, ठीक है। तो एक कार्ड को निकाल के हम लोग फेंक दिए उसको। अब सेकंड कार्ड एस आए, जो कि पहला कार्ड एस हो चुका है, मतलब एस आज पहले कार्ड में एस आया है, अब उसको निकाल दिए। तो अब मेरे पास टोटल कितना एस बचा है, 3, और टोटल कार्ड कितना बचा है 51, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड कार्ड किंग आए, पहला कार्ड एस आ चुका है, दूसरा कार्ड भी एस आ चुका है, तो किंग कितना अभी मेरे पास 4, लेकिन 2 पहले से हो चुका है, तो अब सैम्पल स्पेस कितना बन चुका है 50, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तीर अगर विथ रिप्लेसमेंट देता तो कंडीशनल नहीं सीधे इंडिपेंडेंट हो जाता तीनों, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, ए कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ विच 2 आर एस एंड 1 इज किंग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि पहला कार्ड एस होना चाहिए, दूसरा कार्ड एस होना चाहिए, तीसरा कार्ड किंग होना चाहिए, बट यहाँ बोला है कि 2 एस होना चाहिए, 1 किंग होना चाहिए। पहला दूसरा तीसरा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो लिख के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला एस हो जाए, दूसरा भी एस हो जाए, तीसरा किंग हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर पहला एस हो जाए, किंग हो जाए और फिर एस हो जाए, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, किंग आ जाए पहला, ए और ए, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, सबसे ये तो पीएनसी का क्वेश्चन हो जाएगा। 3 इवेंट है, 2 आर अलाइक, तो कितना तरह से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पॉसिबल है, 3 तरह से पॉसिबल हो सकता है, पहला एस, दूसरा एस और किंग, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि 3 कार्ड ड्रॉन, ये वाला चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इस पर केसेस बन रहा है, पहला केस ऐसा हो सकता है, दूसरा केस ऐसा, तीसरा केस ऐसा, ठीक है। तो और ये और ये दोनों आपस में क्या है, ये और ये आप दोनों आपस में क्या है, अगर इसको हम लोग इवेंट 1 बोल दिए, इसको इवेंट 2 बोल दिए, कंबाइन आउटकम को, इसको इवेंट 3 बोल दिए, तो E1 E2 E3 क्या है, इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, दूसरा हो गया तो तीसरा नहीं होगा, या पहला नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तीनों में से कोई भी आ जाए और होगा, एंड नहीं, ठीक है। ये आ जाए, केसेस बन रहा है, केस हमेशा ऐड होता है। सिंपल हम लोग ये सब फॉर्मूला नहीं भी लिखें तो भी बना सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और ये हो सकता है तो प्लस कर दो, और ये हो सकता है तो प्लस कर दो। इंडिपेंडेंट है तो क्या एडिशन रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं E1 E2 और यूनियन E3, तो ये क्या हो जाएगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सिंपल एडिशन रूल लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3। अब जो कॉमन वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, तो इधर सब कुछ जीरो आएगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो सिंपल इस सबको निकाल दो। तो E1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा कि पहला कार्ड एस आए तो 4/52, दूसरा कार्ड भी एस आए तो 3/51, तीसरा कार्ड के आए तो 4/50। ऐसे सेकंड के लिए, ये वाला के लिए क्या होगा, पहला कार्ड एस आ जाए 4/52, दूसरा कार्ड किंग आ जाए तो 4/51, तीसरा कार्ड एस आ जाए तो 3/50, ठीक है। फिर पहला किंग आ जाए तो 4/51, दूसरा एस आ जाए 4/50, तीसरा एस आ जाए 3/51। देखो ध्यान से एक बार कि ये क्या है, नीचे वाला भी सेम है, ऊपर वाला भी सेम है, तीनों के लिए ये जो तीनों इवेंट हो रहा है, तीनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 4 डिवाइड बाय 52, 51 और 50, ऐसे लिख सकते हैं, तीनों सेम ही है, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है
कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ इवेंट है, ये तीनों चीज़ एक स्ट्रिंग ऑफ इवेंट है, ठीक है, या सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। और इस पे हम लोग इसको एक तरह से जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। हम लोग कैसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है n टाइम, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 टाइम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हम लोग, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम O1 अकर R1 टाइम, जैसे यहाँ पे A जो है A 2 बार हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही आउटकम 2 जो है वो R2 टाइम आ रहा है, ऐसे ही आउटकम 3 जो है R3 टाइम आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आउटकम 1 जो है, आउटकम 1 कितना बार आ रहा है, ऐसे करके आउटकम 1 R1 टाइम आ रहा है, ठीक है। आउटकम 2 जो है ये जो है R2 टाइम आ रहा है, ऐसे ही आउटकम 3 कितना भी ले सकते हैं, आउटकम के तक भी ले सकते हैं, हम लोग 3 ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है। ये R3 टाइम आ रहा है और टोटल कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है n दिया हुआ है, ठीक है। ये और हर एक इवेंट, हर एक आउटकम का, जैसे आउटकम 1 का, हर एक आउटकम 1 का इवेंट ई प्रोबेबिलिटी P1 है, इसका प्रोबेबिलिटी P2 है, इसका प्रोबेबिलिटी P3 है। जैसे इस पे ये A जो है, A और A ये दोनों का आउटकम दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, देखो ये आउटकम 1 जो है R टाइम आ रहा है, तो हर एक आउटकम, हर एक यहाँ पे क्या दिया हुआ P01, आउटकम 1 का प्रोबेबिलिटी हर एक आउटकम का P1 ही है, तो यहाँ P1 इस तरह से आएगा, तो कितना बड़ा आएगा, P1 जो है R1 टाइम आएगा इनटू, ठीक है, ये क्या है O2 है, R2 टाइम आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी P2 है, तो ये R2 टाइम आ रहा है, ठीक है, इनटू O3 जो है इसका प्रोबेबिलिटी P3 है, ये R3 टाइम आ रहा है, ऐसे करके जितना भी होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। देखो एक बार देखो कि ये जो चीज़ है, हर एक आउटकम 1 का प्रोबेबिलिटी P1 है, मीन्स एक तरह से क्या हो रहा है कि पहली बार ये आउटकम पहला आ रहा है या दूसरा आ रहा है, सबका प्रोबेबिलिटी सेम ही है, तो पहली बार में क्या है, दूसरी बार में क्या आ रहा है, इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट है सारे, ठीक है, यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। कौन सा स्ट्रिंग का, ये वाला स्ट्रिंग का। ये क्या है, अगर हम लोग O1 सब पहली बार में मान लिए, जैसे यहाँ पे लिए थे ए ये वाला ए फिर के, ये एक स्ट्रिंग ये वाला हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को दूसरी तरह से अरेंज करके ये सेकंड वाला लिख सकते हैं, ये वाला, फिर एक बार और अरेंज करें तो ये थर्ड वाला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी लिखे हैं, स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग का लिखे हैं, ये वाला का। अब इसी को तो अरेंज करके और लिख सकते हैं हम लोग कैसे भी, ठीक है। तो कैसे भी अरेंज करें, O1 जो है वो R1 टाइम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं O1 फिर O2 आ गया, फिर O2 आ गया, O2 आ गया, O1 आ गया, ऐसे करके O1 फिर O3, इधर कहीं बीच में O3 भी आया होगा, ठीक है, O3 O1 ऐसे करके सारा इवेंट कवर हो गया। अब इस सब में से काउंट करेंगे तो O1 तो R1 टाइम ही आया होगा, O2 R2 टाइम ही आया होगा और O3 R3 टाइम ही आया होगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी इतना निकाले। अब ये स्ट्रिंग को कितना टाइम से लिख सकते हैं, इसका भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होगा, ऐसे ही और बार भी अरेंज करें उसका भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा उतना टाइम्स ये, क्योंकि सारा स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी सेम ही है, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा उतना टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना टाइम स्ट्रिंग होगा। एक तरह से क्या हो रहा है, ये O1 जो है आइडेंटिकल इवेंट है। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो रहा कि आइडेंटिकल लेना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है O1 आइडेंटिकल है, तो टोटल इवेंट कितना है n, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आइडेंटिकल है, O1 जो है R1 टाइम आइडेंटिकल, तो इसे R1 का फैक्टोरियल, फिर O2 जो है R2 टाइम है तो R2 का फैक्टोरियल और R3 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसी में से इनटू कर दो इसको P1
पर पावर R1, P2 पर पावर R2 और P3 पर पावर R3। ये क्या है, एक स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी, कोई एक स्ट्रिंग का, और सारे स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी सेम था, इसीलिए कितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनेगा वो हम लोग देख लिए और सबसे इंटू कर देते। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तब थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना है कि सारे इवेंट इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, और भी चीज़, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, फिर भी जो ये बस चेंज किया आएगा, ये प्रोबेबिलिटी में चेंज आएगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या है कि यहाँ जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पहली बार में एस आए, दूसरे बार में एस आए, ये दोनों डिपेंडेंट कर रहा है, इससे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए तो हम लोग क्या किए थे, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पहली बार में आए, ये दूसरी बार में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबका प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है। ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है, बट ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंट भी होगा तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला चल जाएगा, मतलब ये थ्योरी चल जाएगा, फॉर्मूला केवल याद नहीं रखना। ठीक है, बस नंबर ऑफ इवेंट दोनों में सेम ही होगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये O1 का प्रोबेबिलिटी अलग होगा, फिर O1 मतलब O1 पहली बार में आया है, इसका प्रोबेबिलिटी अलग होगा, दूसरी बार में आया इसका अलग होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो सेम आएगा। जैसे इस पे आया, इसका भी प्रोबेबिलिटी सेम है, ये वाला स्ट्रिंग का, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, सब में ये थ्योरी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो सेम ही होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ज़्यादा थ्योरी हो जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं फिर हल्का हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट इन ए सीरीज ऑफ 7 मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, लूजिंग और ड्रॉ हो रहा है, यानी पार्टिकुलर मैच ही जितना इतना इतना। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, बोला है कि विन करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, उसके बाद लॉस कर जाए इसका प्रोबेबिलिटी 7/12 है, और ड्रॉ हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो पाकिस्तान जीत जाए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, और ये लूज़ करने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो इंडिया लूज़ करने का प्रोबेबिलिटी वही तो पाकिस्तान का जीतने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कर देंगे कि इंडिया का विन का इतना 1/4 है, तो इसका लॉस करने का 1 - 1/4, तो वो पाकिस्तान का जीतने का चांस हो जाएगा। ऐसा नहीं, लॉस करने का भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है, इंडिया विन फर्स्ट 3 मैचेस, पहला 3 मैच जीत जाए, बस आगे क्या है कोई मतलब नहीं है। 7 मैच का सीरीज है, तो पहला जीत जाए, दूसरा जीत जाए और तीसरा जीत जाए, पहला 3 मैच ही जीत जाए, और चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, हारे जीते या ड्रॉ हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है, ये वाला जो इवेंट है, ये सब जो इवेंट है, ये टोटल सैंपल स्पेस को कवर कर ले रहा है। तो ये सब इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 1 1 और 1, यहाँ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो बस हमको इसको देखना है। ठीक है, तो पहला जीत जाए 1/4, दूसरा भी जीत जाए, क्योंकि हर एक मैच का जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, मतलब इंडिपेंडेंट है एक मैच दूसरे से, तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, और ये सब का 1 1 1, तो टोटल हो जाएगा 1/4 पर पावर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ भी समझना है कि कोई पूछेगा कि थर्ड फोर्थ मैच क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमको मतलब नहीं है, तो कुछ भी तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ, हारेगा जीतेगा ड्रॉ होगा, यही सब तीनों में से कुछ होगा, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विन फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ मैच, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ मैच जीत जाए, तो पहला जीत जाए, ठीक है, दूसरा भी जीत जाए, तीसरा, चौथा और पाँचवा जीत जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ वाला हार जाए, और सेवन्थ वाला ड्रॉ हो जाए। तो एक तरह से यहाँ क्या दे रहा है, एक फिक्स्ड स्ट्रिंग दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल निकालेंगे, जैसे दिया हुआ है कि पहला जीत जाए, जीता दो, जीतने का चांस कितना है 1/4, दूसरा भी जीत जाए,
पहला मैच से दूसरा इंडिपेंडेंट है, इंटू हो जाएगा 1/4। तीसरा हार जाए तो हारने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 7/12। फिर हार जाए फिर से 7/12, फिर जीत जाए 1/4, फिर हार जाए 7/12, ड्रॉ हो जाए 1/6। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो सबको इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक मैच एक दूसरे मैच से इंडिपेंडेंट है, तो सबका प्रोबेबिलिटी इंटू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विन 3 मैचेस, 3 मैचेस लॉस हो जाए, एक ड्रॉ हो जाए, मतलब विन 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 लॉस 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 और ड्रॉ। ये एक स्ट्रिंग बन रहा है यहाँ पे। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहला जीत जाए, दूसरा जीत जाए, तीसरा, कुछ भी नहीं। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे सारा मैच आपस में इंडिपेंडेंट है, तो अपना पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, जिता देंगे। एक स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का लगा लो फॉर्मूला, इस स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4, फिर 7/12, 7/12, 7/12, फिर ड्रॉ हो जाए 1/6। ये एक स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी निकला। अब ये ऐसा ऐसा कितना स्ट्रिंग होगा, जितना इसको हम लोग जितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तो इसको कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल कितना कॉमन है, 3 एक तरह का है, 3 फैक्टोरियल, 3 एक तरह का है, 3 फैक्टोरियल। तो इतना तरीका से इस स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। मतलब पहला हार जाए, दूसरा जीत जाए, तीसरा हार जाए, चौथा जीत जाए, ऐसे करके एक ड्रॉ हो जाए कोई भी। तो ऐसे करके इतना नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकता है, इतना नंबर ऑफ स्ट्रिंग पॉसिबल है कि कैसे कैसे कम्बिनेशन हो सकता है। तो और एक स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये वाला इंटू ये वाला। ठीक है। तो ये इंटू यहाँ पे लिख दो 1/4, 3 टाइम 7/12, 3 टाइम और 1/6, ये हो जाएगा टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इंडिया विन द सीरीज, अब इंडिया को सीरीज जिताना है, बोला ड्रॉ पॉसिबल नहीं है, या तो जीतेगा सारे मैच या तो हारेगा। तो क्या सीरीज जीतने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 7 मैच का सीरीज है, तो कम से कम 4 जीतना पड़ेगा। तो कम से कम मतलब एटलीस्ट 4 जीतना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 4 विन ऐसा हो जाए चलेगा। और सॉरी एटलीस्ट 4 विन है, तो इसको एग्जैक्ट में चेंज करो, एग्जैक्ट 4 विन और एग्जैक्ट 5 विन हो जाए तो भी चलेगा, या तो 6 जीत जाए, 6 का 6 मैच जीत जाए तो भी चलेगा, और एग्जैक्ट 7 का 7 मैच जीत जाए तो भी चलेगा। तो इसके लिए निकालो एग्जैक्ट 4 मैच जीतना है, तो विन 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 लॉस लॉस लॉस, 3 को हार जाए, 3 4 को जीत जाए। ठीक है, सीरीज जीत जाएगा। और है तो प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी। अच्छा, एक चीज़ को देखना है कि 4 मैच बस जीतना है इसको। ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है इस तरह से कितना पॉसिबिलिटीज़ कि पहला जीत जाए, फिर हार जाए, फिर जीत जाए, फिर हार जाए, ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होगा। तो वो कैसे होगा, इसको हम लोग कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 मैच जीत जाए तो कैसे हो सकता है, 5 को विन करा दो, 2 को लॉस करा दो, फिर 6 को विन करा दो, 1 को लॉस करा दो, और 7 का 7 जीत जाए। ठीक है, ऐसे सबका एक एक प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि और है तो ऐड होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहले इसको अरेंज कर लो, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इतना नंबर ऑफ स्ट्रिंग, इतना नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन होगा कि कैसे कैसे मैच जीत सकता है, हार सकता है। अब एक सीरीज़ को ले लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसीलिए हम लोग एक सीरीज़ का जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा वो सारे स्ट्रिंग का हो जाएगा। तो 1/4 कितना बार आ जा रहा है, 4 बार। ठीक है, और 7/12 भी था ना, 7/12 हारने का है, तो 7/12 3 बार, ये हो जाएगा। ये 4 मैच जीत जाए इसका प्रोबेबिलिटी, 5 मैच जीत जाए, इसको भी किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 7/5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और 1/4 कितना बार जीतेगा, 5 बार, कितना बार हारेगा, 2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6, 1/4 6 बार, और 7/12 ये कितना बार पॉसिबल है, एक ही बार, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। और ये इसका, इस स्ट्रिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, सारा मैच जीत जाए, तो 1/4 करके 7 बार। तो
ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, इतना पूछेगा नहीं कभी भी, बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसको बाइजेक्शन से भी कर सकते हो, उस पर भी बड़ा ही हो जाएगा कि 0 जीत जाए, 1 मैच जीत जाए, 2 मैच जीत जाए, 3 मैच, वहाँ भी 4 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो 2-3 मैच का पूछेगा या कुछ और तरीक़ा से पूछेगा। बस सीख जाओ कि कैसे कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग को पहले पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या हो सकता है, 5 मैच जीत सकता है, 6 मैच सीरीज जीत जाए। ठीक है, सारा क्रिकेट का ज्ञान प्रोबेबिलिटी में लगा दो। चलो नेक्स्ट एडवांस का क्वेश्चन है, दे आर 4 मशीन, इट इज़ नॉन डैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सेफ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग सारा थ्योरी कर चुके हैं, एडवांस से भी ऊपर लेवल का। दे आर टेस्टेड 1 बाय 1, एक एक करके रैंडमली टेस्ट कर रहा है। ठीक है, 4 मशीन है, इन रैंडमली टिल बोथ द फॉल्टी मशीन आर आइडेंटिफाइड। 4 मशीन है, ठीक है, उस पे से एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं। कब तक टेस्ट करेंगे, जब तक दोनों मशीन आइडेंटिफाई हो जाए कि ये दोनों मशीन फॉल्टी है। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेस्ट आर नीडेड। इसी तरह का क्वेश्चन देता है। ठीक है, कि ऐसे करके कुछ कुछ 3-4 तरह से हो रहा है, बोल दिया कि 2 ही मैच रिक्वायर्ड है, 2 ही टेस्ट रिक्वायर्ड है, ऐसे करके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो चीज़ आएगा, देखते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेस्ट आर नीडेड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, टोटल 4 मशीन है, जिसपे से 2 फॉल्ट है और 2 जो है गुड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोला है कि 2 ही टेस्ट रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेस्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या कैसे 2 टेस्ट में अपना काम चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि टेस्ट किया, पहला फॉल्टी निकल जाए। ठीक है, पहला फॉल्टी निकल जाए, दूसरा भी फॉल्टी निकल जाए, काम अपना बन जाएगा। टोटल 4 ही है। ठीक है, 2 ही टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो 2 ही टेस्ट में तुमको उस काम को करना है, तो यही एक ए सीक्वेंस है। या ऐसा हो जाए कि दोनों गुड निकल जाए, पहला टेस्ट किए गुड निकल गया, दूसरा टेस्ट किए गुड निकल गया, तो जो 2 बच गया वो फॉल्टी होगा। तो अधिकतर लोग ये वाला केस को मिस कर जाते हैं। ठीक है, और ये किस मिस करोगे तो इसके लिए भी आंसर में एक ऑप्शन में दिया रहता है। तो दोनों फॉल्टी निकल जाए, तो पहला फॉल्टी निकल जाए, टोटल 2 फॉल्ट है, 2 सही है, तो फॉल्ट का हर एक फॉल्ट का 1/2 चांसेस है। ठीक है, पहला फॉल्टी निकल जाए, ओके, सॉरी कहाँ गया, अच्छा 1/1 ये कर रहा है, तो टोटल पहली बार में निकाल रहे हैं, अभी 2 फॉल्टी है टोटल, और टोटल 4 है। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा भी फॉल्टी निकल जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अब मेरे पास पहला फॉल्टी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, पहला फॉल्टी निकल चुका है, दूसरा फॉल्टी भी होने का कितना चांस है, अब एक ही फॉल्टी बचा होगा, तो 1, टोटल कितना है 3, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस और है तो प्लस, पहला गुड निकल जाए, यहाँ भी सेम ही होगा, 2 गुड है, टोटल 4 है, पहला गुड निकल गया, अब दूसरा गुड निकल जाए, तो पहला गुड निकल चुका है, सेकंड का होने का कितना चांस है, तो एक गुड को हटा दो, टोटल कितना गुड बचा 1, टोटल कितना है 3, इसको फाइंड आउट करो, 2/12, तो 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/6 होगा, तो 1/6 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला भी ऑप्शन आएगा, तो इसलिए 1/3 आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज 1/2। इंडिया का विन करना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 1/2, दोनों का चांस आधा आधा है। ठीक है, एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट मैच फ्रॉम मैच, हर एक मैच इंडिपेंडेंट है, पहला मैच जीते हारे कोई मतलब नहीं दूसरे से। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 मैच सीरीज इंडिया विंस अकर एट थर्ड, एक तरह से सीरीज़ को जिता रहा है। ठीक है, हम लोग जो ये वाला प्रॉब्लम किए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि कितना मैच में सीरीज जीतना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका सारा जो पॉसिबिलिटीज होता है कम्बिनेशन का, ये हम लोग कुछ भी दिया नहीं था। ये बोला था ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा आसान बना देगा। यहाँ पे हम लोग हर एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ बोल दिया है कि तीसरा मैच में ही जीते जाएगा, तीसरा मैच में ही जिताना है उसको। 5 मैच का सीरीज है। ठीक है, 5 मैच का सीरीज है, और तीसरा थर्ड मैच में ही सीरीज जीत जाए पूरा, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहला मैच जीत जाए इंडिया। ठीक है,
फिर इंडिया विंस अकर एट थर्ड मैच, पहला जीत जाए, सेकंड भी जीत जाए और थर्ड भी जीत जाए, तभी हो सकता है ना इंडिया सीरीज पूरा जीत जाए। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज होगा क्या, इससे जैसे बढ़ेगा, जैसे विन हो जाए, लॉस हो जाए, अगर एक हार गया तो अब दूसरा जीत भी गया तो भी 2 लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया जीतेगा ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ अगर जीत भी गया तो यहाँ तक अगर जीता तो ये 4th मैच में सीरीज़ को जीता, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बस ये वाला ही पॉसिबिलिटीज़ है। 5 मैच का सीरीज है, इंडिया थर्ड मैच में ही जीतने का चांस है कि तीनों मैच जीत जाए। तो तीनों मैच जीतने का, पहला मैच जीत जाए 1/2, इंडिपेंडेंट है तो इंटू, दूसरा मैच जीत जाए इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, जो में इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 मैच सीरीज इंडिया विन अकर एट थर्ड, ठीक है, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज़ में क्वेश्चन कुछ और कर दे कि सीरीज का बात नहीं करे कि इंडिया जो है 2 मैच जीत जाए थर्ड मैच के अंदर, तो क्या क्या हो सकता है, पहला जीत जाए, हार जाए या जीत जाए, ठीक है। तीसरा मैच होते होते 2 मैच जीत जाए, ठीक है। या तो ऐसा, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पहला लॉस हो जाए, फिर विन, फिर विन, ये 2 केसेस बन सकते हैं। कब, जब 2 विन हो जाए इन थर्ड मैचेस, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी 1/8 प्लस 1/4 आएगा, पर यहाँ पे पूछा है कि पूरा सीरीज जीतने का, इसलिए 1/8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी एक बॉक्स है, देयर आर 20 कार्ड आउट ऑफ 10 लेबल्ड एट ए, 20 कार्ड है टोटल, उस पे से 10 ए लेबल किया हुआ है और 10 जो है बी लेबल किया हुआ है। कार्ड ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अदर, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, ध्यान देना, विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। टिल ए सेकेंड ए कार्ड इज ऑब्टेंड, कब तक, जब तक सेकेंड ए कार्ड आ जाए, जैसे पहला ए कार्ड आया, दूसरा ए कार्ड आ जाए तो यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर ए कार्ड आया, बी कार्ड आ गया, फिर ए कार्ड आ गया तो यहाँ भी बंद हो जाएगा, ऐसे करके जब तक सेकेंड ए कार्ड ना आ जाए, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से कंडीशनल, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड, जब तक सेकेंड ए कार्ड ना आ जाए, जैसे और भी कर सकते हैं, ए बी बी ए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा इवेंट आएगा जहाँ पे सेकंड ए कार्ड आ जाए, ये सब भी कहीं भी जा सकता है। तो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस बन चुका है। अब पूछा क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड अपीयर बिफोर द थर्ड बी कार्ड, बोल रहा है कि सेकंड ए कार्ड आ जाए बिफोर थर्ड बी कार्ड, मतलब बी 3 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। बी 3 बार नहीं आना चाहिए, बी 2 बार तक मैक्सिमम आ सकता है। तो ये वाला पॉसिबिलिटीज़ होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होगा, ये भी होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा निकाल लो, और क्या क्या होगा, बी पहली बार में आ जाए, फिर ए ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बी थर्ड ए कार्ड, क्या बोला, 2 ए कार्ड आना चाहिए, तो बी और बी आ जाए, फिर ए आ जाए, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, बी ए ये हो सकता है। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज़ है जो अपना रिक्वायर्ड वाला है। और सैम्पल स्पेस में तो बहुत सारा इवेंट है जहाँ पे जैसे बी 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 ए ये भी हो जाएगा, बी ए, बस 2 ए जैसे आ जाएगा वो बंद हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारा ऐसे इवेंट होगा जहाँ पे एक बी पहले होते जाएगा, ए बी, एक ए आ जाए, फिर बाद में एक ए आएगा, वैसे ही बंद हो जाएगा। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब सैम्पल स्पेस ये सारा है जिसपे से ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो ये कितना तरह से हो रहा है, बस इसको निकाल लो, तो एक एक करके पकड़ो और निकाल लो। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे पहले लिख लेते हैं ए, फिर और क्या होगा, ए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, लिखो ए बी ए, ठीक है।
BBAA और BABA, बस इतना का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबका ए होने का, देखो दोनों 10-10 है और रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहला ए निकले, फिर उसको डाल दे रहे हैं उसी में, तो फिर से 20 बन जा रहा है टोटल। तो हर एक बार निकालने का ए निकले या बी निकले, सबका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, ठीक है। क्योंकि 10 ए है तो ए का निकालने का 10/20, बी का भी 10/20, तो 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, बी का भी 1/2, ए का भी 1/2, तो 1/8। यहाँ सबका 1/2, तो 1/16। यहाँ 1/8, यहाँ 1/16, यहाँ भी 1/16। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 2 टाइम 1/8 प्लस 3 टाइम 1/16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 4 और 3, तो ये 11/16 बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी मिला दिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में भी बता दिया कि रिप्लेस कर के कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ए पहली बार में ए आए, ठीक है। अब ए निकाल लिए, निकाल के फेंक नहीं रहे, फिर से उस पर डाल दे रहे हैं, तो फिर से 20 कार्ड ही बन जा रहा है। तो सेकंड बार में भी कुछ भी निकलेगा, ए निकलने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही रहेगा, बी का भी 1/2 ही रहेगा। ये चीज़ को समझना है। रिप्लेस कर दे रहे हैं मतलब चेंज नहीं हो रहा, सैंपल स्पेस चेंज नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हर एक बार जितना भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर एक बार का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही है, ठीक है।